हाय एवरीबॉडी, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू पे। मैं हूं आपकी लॉमिटर इसरा और जैसा कि हम सब जानते हैं इस पर्टिकुलर चैनल पे कवर हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आई होप जो प्रीवियस सेशंस है वो आपने देखे। इफ़ देयर इज़ एनी न्यू कैंडिडेट हियर तो आप प्लीज़ जाके जो पूरी सीरीज़ है उसको ज़रूर एक बार विजिट करिएगा। और आपके पास ये ऑप्शन है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, जब भी आप देखते हैं कि आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं तो कम समय में ज़्यादा कंटेंट आप ले सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट अस जस्ट बिगिन विद दिस सेशन। आज का सेशन लैंग्वेज के ऊपर बेस होने वाला है और लैंग्वेजेस के बारे में हमारे संविधान में इलैबोरेट वे में दिया गया है। चाहे आप बात कर लीजिए शेड्यूल की, चाहे आप बात कर लीजिए पार्ट्स की, तो उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ब्रीफली हम देखेंगे। आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये इंपॉर्टेंट होता है और मेंस में ज़्यादा इसको पूछा नहीं जाता है। तो बिकॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज द गवर्नमेंट, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, अ वाइटल रोल इन फोकसिंग ऑन द लैंग्वेज, और इसको एक इम्पोर्टेंस देने के लिए, एक वैल्यू देने के लिए, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का, इसीलिए ये आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के अंदर। तो शुरू करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज की हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। ये जो पार्ट है इसको आप बस जो आपके आर्टिकल्स हैं उनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में ना कई बार सिर्फ इसकी हेडिंग ही पूछ ली जाती। तो बस इस हिसाब से आपको इसको तैयार करना है। डोंट ट्राई टू रटोफाई सो दैट यू विल हैव टू राइट इन द मेंस। नहीं, मेंस में आपको नहीं लिखना हो। आगे आ जाते हैं। तो लैंग्वेज के बारे में हम लोग देखने वाले हैं और इसमें हम लोग दोस्तों शेड्यूल भी देखेंगे और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा शेड्यूल है जो लैंग्वेज से रिलेटेड है। हम तो आगे डिस्कस करेंगे। चलिए आगे आ जाइए दोस्तों। अच्छा, इससे पहले कि मैं लैंग्वेज आपको बताऊं, एक पार्ट है जो अभी हम लोगों ने कवर नहीं करा है और ये पार्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के एंगल से अगेन हो जाता है। बहुत सारे आर्टिकल्स हम यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए ये मैंने टेकअप नहीं किया है। तो जो इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल्स वो मैं दोस्तों आपको बता दे रही हूँ। जैसे कि आर्टिकल 331 नोट कर लीजिएगा, 335 नोट कर लीजिएगा। इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उनको रिड्यूस करने की बात करी गई है फॉर एसटीज एंड एसटीज। उसके अलावा दोस्तों जो आपको याद रखना है, ये नेशनल कमीशंस के बारे में पढ़ लीजिएगा। आर्टिकल 341, 342 जरूर देखिएगा, 342A जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों 330 पे जरूर देख लीजिएगा, ये भी अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। और अगेन यही सारी चीजें हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें कमीशन के गठन करने की बात करी गई, इसमें नेशनल कमीशन की बात करी गई, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और एंग्लो इंडियंस के लिए जो स्पेशल एजुकेशनल ग्रांट्स की बात करी गई वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दीज आर्टिकल्स आर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू सर्टन क्लासेस, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस जो है वो बनाए गए हैं। तो ये आप देख लीजिएगा दोस्तों, खुद से ही इसको रीड कर लीजिएगा, वरना आप जब प्रैक्टिस करोगे प्री की तो आपको ये याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो भाई किसी भी स्टेट की तैयारी करने से पहले प्री के एटलीस्ट मतलब 500 क्वेश्चंस तो लगा के ही जाओ हर सब्जेक्ट के अंदर। 500, 300, 700 ऐसे क्वेश्चंस लगा के जाओ हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। आगे आइए। तो जो पार्ट आज हम लोग डील करने वाले ये है आपका पार्ट नंबर 17, और पार्ट 17 में हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस देखने वाले हैं। इसमें दोस्तों आपके 4 चैप्टर्स दिए गए हैं। बहुत ही सिंपल वे में इसको डिवाइड किया गया है, बहुत ही इजीली आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि सबसे पहले यूनियन की लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, फिर पर्टिकुलर रीजन में अगर कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज के लिए प्रावधान डालना है तो उन्होंने चैप्टर 2 में डाला हुआ है। उसके बाद दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोर्ट्स की अगर हम लोग स्पेसिफिकली लैंग्वेज से रिलेटेड बात करें तो ये चैप्टर 3 में दिया गया है। चैप्टर 4 में दोस्तों स्पेशल डायरेक्टिव्स के बारे में दिया गया है प्रावधान। ये पार्ट जो है चैप्टर 4, ये चारों ही आर्टिकल्स आपसे अक्सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार लगा लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, चारों आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबके ऊपर इनका जोर ज्यादा होता है, स्पेशल चीजें इसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। तो ऑफिशियल लैंग्वेज की जब हम लोग बात करते हैं तो पार्ट 17 के अंदर आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक के इसके प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपका इमरजेंसी का जो पार्ट है वो शुरू हो जाता है फ्रॉम पार्ट 18 एंड फ्रॉम आर्टिकल 352 टू 360।
उसके बाद ये जो प्रोविजंस है आपको डिवाइडेड है, जैसा कि मैंने बताया, यूनियन का लैंग्वेज क्या होगा, रीजनल लैंग्वेजेस क्या होंगे, जुडिशरी का लैंग्वेज क्या होगा, और लॉज, टेक्स्ट ऑफ लॉज क्या होंगे, और क्या स्पेशल डायरेक्टिव्स के लिए कोई प्रावधान किया गया है? जी हाँ, बिल्कुल किया गया है। तो ये हम लोग देखने वाले हैं। तो जब भी हम लोग बात करते हैं यूनियन की लैंग्वेज की, तो संविधान में क्या दिया गया है? जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो लैंग्वेज, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो आपका क्या जवाब होगा? इफ आई आस्क यू व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? देखिए संविधान क्या कहता है। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फॉलोइंग प्रोविजन। सबसे पहले संविधान में दिया गया है, सबसे ओपनिंग लाइन आपको देखने को मिलेगी, हिंदी, हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। मैंने आपको जब माइनॉरिटीज वाला आर्टिकल्स पढ़ाए थे 29-30, तो मैंने बताया था स्क्रिप्ट को प्रिजर्व करने की बात करी गई है। तो स्क्रिप्ट किस किस तरीके की होती हैं आप देखिए। हिंदी लैंग्वेज है विच इज रिटन इन स्क्रिप्ट, क्या है? देवनागरी स्क्रिप्ट। तो ये क्या होगी? ये ऑफिशियल लैंग्वेज होगी यूनियन की। बट आगे क्या लिखा हुआ है? बट हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, यानी कि हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में होगी। बट जो फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स हैं, जब हम नंबर्स की बात करते हैं, तो जो भी नंबर्स हम यूज कर रहे हैं ऑफिशियल पर्पसेस के लिए, यूनियन के पर्पस के लिए, किसी भी फिगर को लिखने के लिए अगर हम किसी भी नंबर को यूज कर रहे हैं, तो वो हम इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स में इसको लिखेंगे, इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स में लिखा जाएगा। और ये देवनागरी फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स में नहीं लिखा जाएगा, यानी कि हम लिखेंगे 1 2 3, ना कि 1 2 है ना 3, ऐसे लिखा जाता है। तो ये है। अच्छा, एक और प्रोविजन किया गया है, ये देखिएगा, फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। दोस्तों 15 साल के लिए इन्होंने कहा था, जब संविधान लागू होगा वहां से 15 साल हम देखेंगे, ठीक बात है, यानी कि 1965 तक की, कहा 1965 तक की इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कंटिन्यू की जाएगी सारे ही पर्पसेस के लिए, जो भी ऑफिशियल पर्पस है उनके लिए। जिस तरह से संविधान के लागू होने से पहले अंग्रेजी भाषा का यूज किया जाता था, तो उन्होंने कहा 15 साल तक की हम लागू करेंगे अंग्रेजी भाषा को, और इसको संविधान में डाल दिया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या प्रोविजन किया? इन्होंने कहा 15 साल के बाद भी, अब आपको ये होगा ना कि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑफिस मेमोरेंडम्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स आते हैं जो कि इंग्लिश में होते हैं। तो इंग्लिश में क्यों होते हैं? क्योंकि संविधान में ये भी कहा गया कि अगर 15 साल के बाद अंग्रेजी भाषा को कंटिन्यू करना है तो पार्लियामेंट इसके लिए कानून बना सकती है। तो पार्लियामेंट इसके लिए, इसके कंटिन्यूड यूज के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के कंटिन्यूड यूज के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पार्लियामेंट कानून बना सकती है। उसके बाद देखिए क्या कहा गया, एट द एंड ऑफ 5 years, 5 साल के खत्म होने के बाद, एंड अगेन एट द एंड ऑफ 10 years, 10 साल खत्म होने के बाद, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट क्या करेगा? एक कमीशन का गठन करेगा। प्रेसिडेंट क्या करेगा? एक कमीशन, शुड अपॉइंट अ कमीशन, प्रेसिडेंट को ऐसा करना चाहिए, इसलिए रिकमेंडेशन करने के लिए विद रिगार्ड टू प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ज्यादा से ज्यादा हिंदी भाषा का यूज किया जाए, उसको प्रयोग किया जाए, हम लोग की लैंग्वेजेस में होना चाहिए, स्टेट की लैंग्वेजेस के अंदर होना चाहिए, जहाँ पे भी हिंदी रिकग्नाइज करी गई है, जिन जिन स्टेट्स के अंदर यूनियन की लैंग्वेज हिंदी होनी चाहिए। इसके लिए प्रेसिडेंट जो है कोशिश ये करेगा एक कमीशन का गठन करे जो रिकमेंडेशन करे, तरीके बताएं किस तरीके से हिंदी को हम प्रोग्रेसिव वे में उसको एक तरह से हम पूरे ही देश में लागू करा जाए, सभी लोग हिंदी भाषा पे, अपना मातृभाषा पे फोकस करें। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड अदर रिलेटेड इश्यूज, तो कमीशन का गठन करने की बात भी करी गई। साथ ही साथ दोस्तों कहा गया अ कमिटी ऑफ पार्लियामेंट इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू एग्जामिन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन एंड टू रिपोर्ट इट्स व्यूज ऑन देम टू द प्रेसिडेंट। तो साथ ही यहाँ पे क्या किया गया, प्रेसिडेंट क्या करेंगे? कमीशन, एक कमीशन का गठन करेंगे। इस कमीशन के जो भी रिकमेंडेशंस आ रहे हैं, जो भी काम ये कमीशन कर रहे हैं, इसको चेक करने के लिए कमिटी का भी गठन किया जाएगा। इसके बाद वाले आर्टिकल में 344 में एक कमिटी का गठन किया जाएगा। वो कमिटी ये देखेगी, एग्जामिन करेगी कि ये कमीशन ने क्या क्या रिकमेंडेशंस किए हैं, और अपना जो भी पीओवी है, अपना जो भी ओपिनियन है कि क्या चेंजेस करने चाहिए, वो प्रेसिडेंट को बता देंगे, जैसे कि ये देखिए दोस्तों,
ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, कमीशन एंड कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। ये दो आर्टिकल्स हैं, 343, 344। अब आगे आइएगा। अच्छा एक बात और, ये देखिए, अकॉर्डिंगली 1955 में प्रेसिडेंट ने एक ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का गठन किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीजी खेर। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। रिपोर्ट को कमिटी ने एग्जामिन किया, जो कि 1957 में कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी, और इसकी चेयरमैनशिप जो है वो गोविंद बल्लभ पंत कर रहे थे। अच्छा इसके साथ ही साथ दोस्तों ये आप नोट जरूर कर लीजिएगा कि लैंग्वेजेस से रिलेटेड कौन सा कानून बनाया गया। पार्लियामेंट ने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बनाया 1963 में। इस एक्ट में कंटिन्यूड यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इवन आफ्टर 1965। हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी यूज किया जाएगा सभी ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूनियन के, और साथ ही पार्लियामेंट में जो भी बिजनेस होता है, यानी कि बिल्स को पास करने के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए, उन सारी चीज़ों के लिए भी हम अंग्रेजी भाषा का यूज़ कर सकते हैं। नोटेबली दिस एक्ट एनेबल्स द यूज ऑफ इंग्लिश इनडेफिनेटली विदाउट एनी टाइम लिमिट। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था दोस्तों, यहाँ पे हमने ये देखा था कि अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है तो हम इंग्लिश को आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और वही हुआ, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बना दिया गया। उसके बाद आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में आपको रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में बताया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन वैसे स्पेसिफाई नहीं करता है दोस्तों कि डिफरेंट स्टेट्स की क्या क्या लैंग्वेजेस होंगी, उसके रिगार्ड में कुछ प्रावधान इन्होंने डाले हुए। जैसे आर्टिकल 345 में ये कहा गया है कि जो लेजिस्लेचर है स्टेट का, जो SLAs होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, वो अडॉप्ट कर सकते हैं कोई भी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज या एक से अधिक लैंग्वेजेस को भी अडॉप्ट कर सकते हैं कि हमारे स्टेट के अंदर ये लैंग्वेज को यूज किया जाएगा, या फिर हिंदी हमारे स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, जब तक कि स्टेट लेजिस्लेचर लॉ नहीं पास करता है या अडॉप्ट नहीं करता है। और जब तक कि स्टेट लेजिस्लेचर अडॉप्ट नहीं कर रहा है कोई भी इस तरह से लैंग्वेज को, तो इंग्लिश उस पर्टिकुलर स्टेट की लैंग्वेज कंटिन्यूड होगी। जैसे बहुत सारे ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ही है। अब देखिएगा, तो ये आर्टिकल 345 में दोस्तों दिया गया है। अब ये देखिए, अंडर दिस प्रोविजन बहुत सारे स्टेट्स ने दोस्तों अडॉप्ट करी रीजनल लैंग्वेजेस, जैसे कि हमारे स्टेट में यही ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। जैसे आंध्र प्रदेश ने तेलुगु, केरला ने मलयालम। अभी केरला ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया है कि जो केरला वर्ड है ये हमारी स्टेट की लैंग्वेज से मेल नहीं खाता है, इसको चेंज केरलम करने की बात करी गई है। आसाम में आसामीज है, वेस्ट बंगाल में बंगाली, उड़ीसा में उड़िया है। 9 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, इन्होंने हिंदी को अडॉप्ट करा है दोस्तों। गुजरात ने हिंदी और गुजराती को करा है। गोवा ने मराठी, कोंकणी, जम्मू एंड कश्मीर उर्दू। ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, इन्होंने अंग्रेजी को अडॉप्ट करा है। नोटेबली the choice of a state is not limited to the languages enumerated in the 8th schedule of the constitution। यानी कि वो पर्टिकुलर स्टेट कौन सी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर रहा है वो 8वें शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस दी हैं उस तक के सीमित नहीं है, ये चीज भी याद रखिएगा। आगे आ जाइए दोस्तों। अच्छा एक और चीज, फॉर द टाइम बिंग ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, यानी कि इंग्लिश वुड रिमेन द लिंक लैंग्वेज। अब सवाल ये उठता है कि कम्युनिकेशन जो होता है, जो भी कम्युनिकेशन होता है दोस्तों यूनियन और स्टेट्स के बीच में या वेरियस स्टेट्स के बीच में, तो वो कम्युनिकेशन कैसे होगा? तो फॉर द टाइम बिंग ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन दैट इज इंग्लिश, यही रिमेन करेगा लिंक लैंग्वेज। अगर यूनियन को स्टेट से कम्युनिकेट करना है, स्टेट्स को आपस में कम्युनिकेट करना है, लेकिन 2 या 2 से अधिक स्टेट्स फ्री हैं कि ये अग्रीमेंट कर ले कि हम हिंदी यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ अंग्रेजी, हम अंग्रेजी भाषा नहीं यूज़ करेंगे। मान के चलिए 2 स्टेट से इकट्ठा हुए, उन्होंने एक अग्रीमेंट किया कि हम अपने स्टेट में हिंदी को यूज़ करेंगे अपने स्टेट्स के अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए। जैसे राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार ऐसे स्टेट्स हैं कि उन्होंने ऐसा अग्रीमेंट किया हुआ है कि आपस में वो कम्युनिकेट करते हैं हिंदी भाषा में। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ये ले डाउन करता है कि इंग्लिश को यूज किया जाए फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे हमें पता ये लगता है कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में दिया गया है यूनियन
बिटवीन द यूनियन एंड नॉट हिंदी स्टेट, जहाँ पे हिंदी भाषा को यूज नहीं, जहाँ पे उन्होंने अडॉप्ट नहीं करा है हिंदी को, तो वहाँ पे अंग्रेजी भाषा को ही यूज किया. फर्दर, वेयर हिंदी इज यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन अ हिंदी एंड अ नॉन हिंदी स्टेट, सच कम्युनिकेशन इन हिंदी शुड बी अकम्पनीड बाय इंग्लिश ट्रांसलेशन. फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि यूपी का अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है विथ नागालैंड, तो नागालैंड में अंग्रेजी है, तो यूपी जो भी कम्युनिकेशन कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी उनका एक डिमांड है या कोई भी डिस्कशन है या कोई भी ऐसा मेमोरेंडम है, तो उसके साथ साथ एक अंग्रेजी भाषा, मतलब हिंदी में आप करोगे क्योंकि आपके पास ये राइट है, आप कर सकते हो. उसके साथ साथ क्योंकि उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी नहीं है, तो आप अंग्रेजी का ट्रांसलेशन उसके साथ साथ भेजोगे. ये जनरल प्रोविजन है, इतना ज्यादा डिटेल में आपसे दोस्तों पूछा नहीं जाएगा. फिर आर्टिकल 347 पे आएंगे हम. ये स्पेशल प्रोविजन ले डाउन करता है बाय अस, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. किसी स्टेट की कोई पर्टिकुलर सेक्शन है, सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट, सेक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन, देयर इज अ ग्रुप, बंच ऑफ पीपल. तो जब प्रेसिडेंट ऑन डिमांड बीइंग मेड, दोस्तों डिमांड के ऊपर, डिमांड किया जा रहा है, ऐसे हवाई चीज नहीं करेंगे. और बट हाँ, प्रेसिडेंशियल सेटिस्फैक्शन जरूरी होता है कि एक सब्सटैंशियल प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट. सब्सटैंशियल मतलब प्रेसिडेंट के सेटिस्फैक्शन के हिसाब से ज्यादा होना चाहिए. सब्सटैंशियल प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ये डिजायर करती है, मेरी ये इच्छा है कि हम अपने स्टेट के अंदर ये भाषा बोलेंगे, टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय दैट स्टेट. देन ही मे वर्ड यूज किया गया. प्रेसिडेंट ये डायरेक्ट कर सकता है कि ये जो लैंग्वेज जिसके बारे में ये डिजायरमेंट है इनका, इसको भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया जाए उस स्टेट के अंदर. ये प्रोविजन बेसिकली इसलिए बनाया गया है ताकि जो लिंग्विस्टिक इंटरेस्ट हैं माइनॉरिटीज के, उनको प्रोटेक्ट किया जाए. जैसे कि हम जानते हैं माइनॉरिटीज हमने रिलीजन के बेसिस पे और लैंग्वेज के बेसिस पे दोनों में रिकॉग्नाइज करी. और पहला स्टेट लिंग्विस्टिक लाइंस पे कौन सा बना था और कौन से ईयर में बना था? द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस डीलिंग विद द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट्स, वो अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन आर्टिकल 347 में आपको ये स्पेशल प्रोविजन देखने को मिल जाएगा. आइए कोर्ट की लैंग्वेज देखते हैं दोस्तों. अंटिल पार्लियामेंट प्रोवाइड्स अदरवाइज, जब तक कि पार्लियामेंट कानून बना के कुछ और नहीं डिक्लेयर कर रहा है, कोर्ट की भाषा देखिए. जितनी भी प्रोसीडिंग्स होंगी सुप्रीम कोर्ट में और हर एक हाई कोर्ट में, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होंगी ओनली. और साथ ही सेंट्रल और स्टेट लेवल पे जितने भी बिल्स, एक्ट्स, ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डर्स, रूल्स, रेगुलेशंस, बायलॉज, उनका जो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है, जिस टेक्स्ट में वो लिखे जा रहे हैं, वो भी अंग्रेजी भाषा में ही होंगे. बात समझ आई? अब देखिए, गवर्नर ऑफ अ स्टेट, इनको प्रीवियस सैंक्शन कंसेंट लेना होगा प्रेसिडेंट का. वो चाहे तो वो हिंदी का यूज जो है वो अलाउ कर सकते हैं, या किसी अन्य ऑफिशियल लैंग्वेज का उस पर्टिकुलर स्टेट में यूज करा जा सकता है इन दी प्रोसीडिंग्स इन दी हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट. हु विल डू? नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स. कौन करेगा? गवर्नर चाहे तो कर सकता है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं. बट नॉट विथ रिस्पेक्ट टू जजमेंट, डिक्रीज, ऑर्डर्स. लैंग्वेज यानी कि कम्युनिकेशन के लिए जो यूज किया जा रहा है उसके लिए आप हिंदी या अन्य कोई और ऑफिशियल भाषा को यूज कर सकते हैं, लेकिन जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर वो इंग्लिश तक ही सीमित होगी जब तक कि पार्लियामेंट नहीं कहता है. क्लियर हो गया? कोर्ट की लैंग्वेज क्लियर है? आइए आगे आइए. स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी दोस्तों कानून देख लीजिए. ये स्टेट लेजिस्लेचर प्रिस्क्राइब कर सकता है द यूज ऑफ एनी लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, बिल्स, एक्ट्स, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर्स, रूल्स, रेगुलेशन, बायलॉज, लेकिन उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में जो है वो भी पब्लिश किया जाएगा. ऑफिशियल लैंग्वेज 1963 का जो कानून है ये ले डाउन करता है कि जो हिंदी ट्रांसलेशन है एक्ट्स का, ऑर्डिनेंसेस का, इन सभी चीजों का पब्लिश किया गया अंडर द अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट आर डीम्ड टू बी द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट. Further, every bill introduced in the parliament is to be accompanied by Hindi translation
Similarly, there is to be a Hindi translation of state acts, ordinances in certain cases. ये दोस्तों ऑफिशियल, बहुत सारी चीजें हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती हैं, लैंग्वेजेस के चलते बहुत सारी चीजें हमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट से भी पता चलती हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ले डाउन करता है कि हिंदी ट्रांसलेशन जो एक्ट्स वगैरह का है, ये जो है इट विल बी डीम टू बी द अथॉरिटेटिव टेक्स्ट। फर्दर हर बिल जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है पार्लियामेंट में, उसमें हिंदी ट्रांसलेशन भी हो। सिमिलरली हिंदी ट्रांसलेशन स्टेट एक्ट्स का, ऑर्डिनेंसेस का भी सर्टेन केसेस में होना चाहिए। ठीक है, अब आगे आइए। लैंग्वेज सुप्रीम कोर्ट की मैंने आपको बता दी, पार्लियामेंट ने अभी तक की कोई कानून नहीं बनाया हिंदी लैंग्वेज को यूज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, इसीलिए पिटिशन, अपील्स और सारी चीजें जो है वो इंग्लिश में ही देखी जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब जैसे 1971 में दोस्तों क्या हुआ था, एक पिटिशनर ने इंसिस्ट किया था कि हम आर्ग्यू करेंगे हिंदी में, हिंदी हेबियस कॉर्पस पिटिशन इन दी सुप्रीम कोर्ट, बट कोर्ट ने इस चीज को कैंसिल कर दिया था इस ग्राउंड पे कि लैंग्वेज जो कोर्ट की है वो इंग्लिश है, और हिंदी अगर हम अलाउ कर देंगे तो असंवैधानिक हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पार्ट 17। उसके बाद दोस्तों ये मैंने आपको लैंग्वेजेस के बारे में बता दिया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चैप्टर 4, प्रोटेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, इसको प्लीज मार्क कर लीजिएगा अपनी बेरैक्स में। इन दिस रिगार्ड कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द फॉलोइंग प्रोविजन। सबसे पहले, एवरी अग्रीव्ड पर्सन जो कि जिसके अग्रीव्ड पर्सन है, उसके प्रॉब्लम्स, उसके ग्रीवांसेस को हम कैसे रिड्रेस करेंगे, ये आर्टिकल 350 बताता है। हर अग्रीव्ड पर्सन के पास ये राइट है कि वो अपना रिप्रेजेंटेशन, अपना पक्ष फॉर द रिड्रेस ऑफ ग्रीवांसेस किसी भी ऑफिसर या किसी भी अथॉरिटी को रख सकता है, सबमिट कर सकता है इन एनी ऑफ द लैंग्वेजेस जो यूज करी जा रही है यूनियन में या उसके स्टेट में, एज द केस में भी। दिस मीन्स रिप्रेजेंटेशन को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते इस ग्राउंड पे कि वो ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज में नहीं उसने अपना पक्ष रखा। अगर उसके कुछ ग्रीवांसेस हैं, उसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं और वो अथॉरिटी के पास जा रहा है, वो रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी जिसको सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है, तो आप उसको इस वजह से रिजेक्ट मत करना कि भाई तुम लैंग्वेज, सही लैंग्वेज के लिए तुम नहीं आए, लेके नहीं आए हो, इस पॉइंट पे उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों आर्टिकल 350A देखिएगा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है। कहता है हर स्टेट में और लोकल अथॉरिटी में जो उस पर्टिकुलर स्टेट में है, उसमें एडिक्वेट फैसिलिटीज करी जाए, कोशिश करी जाए कि एडुकेट फैसिलिटीज आप करिए कि इंस्ट्रक्शंस जो भी दिए जा रहे हैं वो मातृभाषा में, मदर टंग में होने चाहिए, फ्रॉम दी प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन। हालांकि सरकारी स्कूलों में तो ये होता है, बट जब आप देखते हो थोड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आप आओगे, वहां पे आप देखोगे पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि उनको ब्रिटिश स्कूल भेजना है बच्चों को, तो आप सरकारी स्कूल में तो पाओगे कि पूरा वार्तालाप जो होती है, पूरी पढ़ाई जो होती है वो हिंदी में होती है, बट ये आप ऐसे प्राइवेट स्कूल्स में या ऐसे ब्रिटिश स्कूल्स में आप नहीं पाओगे। ये आर्टिकल 350A का कोई भी वेटेज नहीं है वहां पे। फॉर द इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन, यानी कि बेस बन जाता है ना फिर, बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स, द प्रेसिडेंट कैन इशू नेसेसरी डायरेक्शन फॉर दिस पर्पज। तो ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, जैसे अगर कोई ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं और अगर उस स्टेट में कोई लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड है तो वो लैंग्वेज के ऊपर भी किया जा सकता है, बट कोशिश ये करी जाती है कि जो मदर टंग है, मदर टंग को ज्यादा हम प्रमोट करें। ठीक, 350B पे आएंगे। जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है एक स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर। लिंग्विस्टिक ऑफिसर दोस्तों ये जो है अपॉइंट किया जाता है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, इसलिए सभी मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स दिए गए हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को और उनको रिपोर्ट करने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए बनाया जाएगा और वो रिपोर्ट भी प्रेजेंट करेगा। प्रेसिडेंट जो है ये सारी रिपोर्टों को पार्लियामेंट के सामने भी पेश करते हैं और रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स को भी भेजते हैं। ये 350B है। उसके बाद दोस्तों लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। कॉन्स्टिट्यूशन एक ड्यूटी डालता है सेंटर के ऊपर कि आप हिंदी लैंग्वेज को डेवलप करो, उसको प्रमोट करो, स्प्रेड करो, ताकि वो लिंगुआ फ्रैंका बन जाए कॉम्पोजिट कल्चर ऑफ इंडिया का। मतलब एक तरह से जो लोगों की आम तौर में जो भाषा है वो एकदम हिंदी होनी चाहिए, ना कि इंग्लिश। अभी हम लोग कैसे बात करते हैं, हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं, मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, बट
कोशिश ये करनी चाहिए सेंटर को कि ये फोकस करें इन चीज़ों पे कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए। फर्दर सेंटर इज डायरेक्टेड टू सिक्योर एनरिचमेंट ऑफ हिंदी, ताकि वो प्रमोशन हो हिंदी लैंग्वेज का। अब ये एनरिचमेंट ऑफ हिंदी कैसे होगा? बाय असिमिलेशन ऑफ फॉर्म, स्टाइल, एक्सप्रेशन जो यूज़ किया गया है हिंदुस्तानी लैंग्वेज में या अदर लैंग्वेजेस में जो 8 शेड्यूल में दिए गए हैं, एंड बाय ड्राइंग इट्स वोकैबुलरी प्राइमरीली ऑन संस्कृत एंड सेकेंडली ऑन अदर लैंग्वेज। फोकस सबसे ज़्यादा करना ये है कि आप किस तरह से हिंदी लैंग्वेज का एनरिचमेंट करेंगे। आप यहाँ पे प्राइमरीली संस्कृत के ऊपर फोकस करेंगे और उसके बाद किसी अदर लैंग्वेज के ऊपर फोकस करेंगे, और जो भी अदर लैंग्वेजेस 8 शेड्यूल में दिए गए हैं और उसकी वोकैबुलरी और प्राइमरीली संस्कृत के ऊपर आपको चीज़ों को बेस करना है। ये सेंटर को डायरेक्ट किया जाता है कि हिंदी का आप एनरिचमेंट करें बाय असिमिलेटिंग फॉर्म, स्टाइल्स एंड एक्सप्रेशन जो हिंदुस्तानी में यूज़ करें, अदर लैंग्वेजेस में यूज़ किए गए 8 शेड्यूल। तो इसकी मदद से आप क्या करेंगे? हिंदी को भी एनरिच करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रावधान है। ये देखिएगा दोस्तों, 8 शेड्यूल में ये आपको लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी। इनमें से 14 लैंग्वेजेस को दोस्तों जब हमारा संविधान लागू किया गया था तब इनिशियली इंक्लूड किया गया था। सिंधी 1967 में ऐड करी गई थी बाय द 21st अमेंडमेंट एक्ट। 3 मोर लैंग्वेजेस ऐड करी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 1992 में। फिर 92nd अमेंडमेंट एक्ट से हमने बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ऐड करी। और अच्छा, इसके अलावा दोस्तों माइट बी कि आपसे क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में भी पूछ लिया जाए तो कुछ लैंग्वेजेस हैं जिनको क्लासिकल स्टेटस भी मिला हुआ है, जैसे तमिल है 2004 में, संस्कृत है, कन्नाडा है, तेलुगु है, मलयालम है, उड़िया है 2005, 8, 13 और 14 में रिस्पेक्टिवली। और ये आपके 8वें शेड्यूल में आर्टिकल 344 क्लॉज 1 और 351 के अकॉर्डिंग ये लैंग्वेजेस हैं आसामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नाडा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो आप कोशिश ये करिए, वैसे आप बार बार रीड करोगे ना तो याद हो जाएगा। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप याद रखिए। डोंट फॉरगेट एनी ऑफ द लैंग्वेजेस इन योर 8 शेड्यूल। ठीक है, तो ये हो गई आपके दोस्तों लैंग्वेज की बात। और इसके साथ ही साथ दोस्तों 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस हमने इंसर्ट करी हैं, रीजनल लैंग्वेजेस हैं, ये क्यों इंसर्ट करी, क्या एम था? इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स थे बेसिकली। सबसे पहले जो मेंबर्स हैं ऐसी लैंग्वेजेस को बोलने के लिए, उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन में, और साथ ही जो भी फॉर्म, स्टाइल और एक्सप्रेशन है ऐसी लैंग्वेजेस का, उनको हिंदी लैंग्वेज के एनरिचमेंट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये 2 बेसिक एम्स थे फॉर इंसर्टिंग ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन द लैंग्वेजेस इन द 8 शेड्यूल। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है ये भी ओवर होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत ही छोटू सा हमारा ये पार्ट था। तो इसमें हम लोगों ने पार्ट 17 में दोस्तों हमने आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक की कंप्लीट कर लिया है। अब आपके 2 सेशंस बच रहे हैं। पार्ट 18 हम लोग करने वाले हैं, और हम लोग करने वाले हैं पार्ट 20। तो 18 में 352 से लेकर के 360 और 20 में 368। बहुत अच्छे तरीके से ये भी आपका कवर हो जाएगा। और आई एम वेरी श्योर ऑल दीज सेशंस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। ऑन दिस नोट आई वुड बी एंडिंग टुडेज सेशन। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए गुड बाय फ्रॉम माय साइड।